यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद सारे पीवाईक्यूज। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? पार्थ मोमाया ऐप के ऊपर हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर रैपिड रिवीजन के सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं विद डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 मार्क के लिए दोन बार पूछा गया है आपके पीवाईक्यू में। 2 मार्क के लिए आप कितने पॉइंट लिखते हैं? 2 पॉइंट लिखते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए हम कितने पॉइंट लिखते हैं? 4 पॉइंट लिखते हैं। फॉर सेफ्टी मार्क्स आपको 2 पॉइंट के ही मिलते हैं, 2 करेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा डिस्टिंग्विश है। आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब आपके बॉडी सेल्स, बॉडी के जो भी सेल है उनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। अगर मैं एक हाइड्रा हूं तो मेरा जो बॉडी का सेल है सोमैटिक सेल वो मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे एक छोटा बेबी हाइड्रा बनेगा, मेरे कमर से निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ सोमैटिक सेल्स का यूज हो रहा है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, स्पर्म और एग फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में से बच्चा डेवलप होगा। तो यहां पर गैमीट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। एक ही पेरेंट काफी होता है बच्चा बनाने के लिए, तो इसको मैं यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलता हूं। ध्यान से सुनना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूनी पेरेंटल मतलब हैविंग ओनली 1 पेरेंट। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं देयर विल बी 2 पेरेंट्स, मेल रहेगा, फीमेल रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर दिस रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली। एक ही पेरेंट है, गैमीट नहीं बन रहा, कोई भी गैमीट नहीं बन रहा, तो यहां पर सिर्फ माइटोसिस से ही नया बच्चा बनता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मुझे अगर गैमीट फॉर्मेशन करना है तो मुझे मियोसिस करनी पड़ेगी। मियोसिस से ही स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, फिर वो जाइगोट बनता है। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से जो डेवलपमेंट होगी वो माइटोसिस से होती है। लेकिन मियोसिस कहां काम आएगा? गैमीट बनाने के लिए। तो देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होती है और बाद में माइटोसिस भी होती है। मियोसिस गैमीट बनाने के लिए एंड बाद में जाइगोट के बाद बच्चा डेवलप करने के लिए माइटोसिस रहेगा। दिमाग में फिट है आपके? ठीक है, लास्ट पॉइंट। न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एक ही पेरेंट है, माइटोसिस से ही बच्चा बना रहा है, तो जो बच्चा बनेगा वो जेनेटिकली सेम रहेगा। पेरेंट का और बच्चे का जो जीन्स रहेगा वो सेम रहेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग पेरेंट है, स्पर्म आ रहा है, एग आ रहा है, मिक्सिंग हो रही है, पापा और मम्मी का जीन्स मिक्स हो रहा है, तो जो बच्चा होगा द न्यू इंडिविजुअल विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। डीएनए मिक्स हो रहा है ना, पापा का और मम्मी का जीन्स मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, तो जो बच्चा है वो थोड़ा अलग रहेगा फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, दोनों का मिक्स रहेगा। चलिए, तो ये हो गया आपका सिंपल सा डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फटाफट अपन गो थ्रू कर लेंगे। बाइनरी फिजन मतलब क्या? एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है। एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, इसी को बाइनरी फिजन बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। सिंपल बाइनरी फिजन किसमें दिखता है? अमीबा में दिखता है। अमीबा कैसा? आड़वा तिड़वा, ऐसा वाकड़ा तिकड़ा रहता है। अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, इरेग्युलर होता है। तो ये अमीबा किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड कर सकता है। इसको सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मुझे पैरामीशियम, ये जो चप्पल जैसा दिखता है, इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दिखेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे करके डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें दिख रहा है? यूग्लिना, ये ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, लॉन्जिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। 3 हम पॉइंट याद रखेंगे यहां पे। फिर एक आता है मल्टीपल फिजन। ये मुझे किसमें दिखता है? ये मुझे अमीबा में दिखता है, लेकिन कैसे कंडीशन में दिखता है? एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स मतलब जब ये अमीबा भूखा है, इसको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, खराब सिचुएशन आ गई, ऐसे टाइम पे ये अमीबा क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा। मुझे एक बात बताइए, अमीबा का शेप इरेग्युलर होता है एंड उसके बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, इनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। इनका काम क्या है? लोकोमोशन, मूवमेंट करना। ऐसे ऐसे करके एक्सटेंशंस आगे करके ये मूवमेंट दिखाता है अपने सूडोपोडिया से। ठीक है, तो जब खराब समय आ जाता है, अमीबा विल स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, मतलब सारा सूडोपोडिया वो अंदर ले लेगा, उसकी सारी जो मूवमेंट है वो भी स्टॉप हो जाएगी एंड ये अमीबा कैसा हो जाएगा? राउंड शेप का हो जाता है। इट विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड मूवमेंट इन एडवर्स कंडीशन, राउंड हो जाएगा एंड उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवच बनता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं।
प्रोटेक्टिव लेयर बनता है उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। एंड ये जो अमीबा, सिस्ट के अंदर का अमीबा, इसको हम एनसिस्टेड अमीबा भी बोलते हैं, एनसिस्टेड अमीबा, सिस्ट के अंदर का अमीबा, ठीक है। चलो राउंड हो गया, सिस्ट बनाया, एनसिस्टेड अमीबा बन गया। अच्छा अभी क्या होगा, आपको दिख रहा है इसके पास कितना न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। अब मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, इसका न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करके, कैन यू सी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए हैं। अब होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मुझे बताओ, अभी तो सारा साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद कैन यू सी बहुत सारे छोटे छोटे अमीब्यूले बन गए हैं, बेबी अमीबा बन गए हैं। अच्छा ये लोग सिस्ट के अंदर रहेंगे जब तक खराब कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, तब तक सिस्ट के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे ही अच्छा समय आया, पानी मिला, खाना मिला, तब ये सिस्ट फटेगा, सारे अमीब्यूले बाहर आ जाएंगे। सिस्ट विल ब्रेक इन फेवरेबल कंडीशंस एंड बेबी अमीबा आर रिलीज्ड, अमीब्यूले आर रिलीज्ड। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल फिजन, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बात करते हैं बडिंग की। बडिंग मुझे किस में दिखता है, मुझे ईस्ट में दिखता है। ईस्ट क्या होता है, फंगस होता है, जिसका साइंटिफिक नेम अगर पूछूं तो क्या बताओगे, सैकेरोमाइसिस सेरीविसीए, बेकर्स ईस्ट। पेरेंट सेल आपको दिख रहा है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ठीक है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ठीक है, मान लिया। इसका जो न्यूक्लियस है, द पेरेंट न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस करके दो डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा। क्या बनाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियस। फिर दीवार पे अगर सर पटक ले तो कैसा टेंगुड़ आता है, वैसा इसको एक टेंगुड़ आएगा, जिसको मैं बोलता हूं बड। अ बड अपीयर्स ऑन द पेरेंट सेल। अब एक डॉटर न्यूक्लियस जो है वो बड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये बड थोड़ा ग्रो होगा, द बड विल ग्रो एंड इट विल सेपरेट एज अ न्यू ईस्ट सेल। खत्म, डॉटर ईस्ट सेल बन गया, वो भी बड़ा होगा, वो भी बडिंग करेगा, समाप्त हो गई कहानी, इतना ही है। फ्रेगमेंटेशन किस में दिखता है, स्पाइरोगायरा एंड स्पॉन्ज साइकॉन। स्पाइरोगायरा कहां मिलेगा आपको, लेक में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है। इट विल ग्रो फास्ट इफ देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। पानी मिला, खाना मिला, तो उसके जो फिलामेंट होते हैं ये धागे के जैसा होता है, इसके फिलामेंट फटाफट ग्रो होते हैं। पानी के अंदर कुछ मछलियां हैं, कुछ एनिमल्स आ गए, वेव्स आ रही हैं, उनके वजह से इसका जो फिलामेंट है वो टूट सकता है। द फिलामेंट्स कैन ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये देखो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, स्मॉल फ्रेगमेंट बन गए। अब क्या होगा, हर एक फ्रैगमेंट वापस ग्रो करेगा इनटू न्यू स्पाइरोगायरा, ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो इनटू न्यू स्पाइरोगायरा। उसी तरह से हमारा जो स्पॉन्ज है साइकॉन, उसके भी अगर फ्रैगमेंट किए जाएं, उसको अगर तोड़ा जाए, ईच फ्रैगमेंट कैन डेवलप इनटू अ न्यू साइकॉन। सिंपल कहानी। रीजनरेशन किसमें दिखता है, प्लनेरिया में। प्लनेरिया कौन से फाइलम में आता है, प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है। प्लनेरिया आपको कहां मिलेगा, लेक में, पॉन्ड में, जो पत्थर होते हैं, पत्थर के नीचे छुपा हुआ आपको मिलता है, 1 सेंटीमीटर का छोटा सा होता है। इसके ऊपर अगर किसी ने अटैक वगैरह किया, इसको तोड़ दिया इनटू 2 पार्ट्स में, प्लनेरिया अगर स्प्लिट हो गया इनटू 2 पार्ट्स, यहां से कट गया, तो ईच पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है उसमें से भी नया प्लनेरिया बन रहा है, नीचे का जो पार्ट है उसमें से भी नया प्लनेरिया बन रहा है। ईच पार्ट विल रीजनरेट द मिसिंग बॉडी एंड 2 न्यू प्लनेरिया आर फॉर्म्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। लिजर्ड में भी, चिपकली में, अगर उसकी टेल टूट जाए तो टेल वापस रीजनरेट होती है, लेकिन अगर चिपकली को 2 टुकड़े में कट कर दूं तो वो मर जाती है। लिजर्ड सिर्फ अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड रीजनरेशन, ठीक है, लिमिटेड रीजनरेशन। बात करते हैं बडिंग इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग की बात करता हूं। ये मुझे किस में दिखता है, हाइड्रा में दिखता है। हाइड्रा कहां आता है, सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा में आता है, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। इसका जो बॉडी वॉल है, मतलब इसकी जो स्किन है, वहां पर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो मल्टीपल डिविजन्स करते हैं, माइटोसिस करते हैं एंड एक बड बनाते हैं। अ बड इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। फिर ये बड थोड़ा बड़ा होगा, मिनिएचर हाइड्रा बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, बड के जो डर्मल लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब बेसिकली यहां पर स्किन की बात कर रहा हूं, बड का और पेरेंट का। अच्छा मुझे बताओ, ये बड है और ऊपर वाला क्या है, पेरेंट। पेरेंट का और बड का जो स्किन है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, वो कनेक्टेड है, जॉइंट है। एंड पेरेंट का जो डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी ये वाली, वो भी कनेक्टेड है बड के साथ। जो पेरेंट खाएगा वही न्यूट्रिशन बड को मिलेगा, ठीक है। बड विल ग्रो एंड डेवलप इनटू अ स्मॉल हाइड्रा। द पेरेंट हाइड्रा विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बड, बराबर है। जो भी पेरेंट खा रहा है वही
बर्ड को भी मिल रहा है, डाइजेस्टिव कैविटी कनेक्टेड है। द बर्ड विल सेपरेट एंड लिव इंडिपेंडेंटली व्हेन मैच्योर, जब ये बर्ड बड़ा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लाइफ बनाएगा। सिंपल बात हो गई बर्डिंग की। चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में द रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू रूट, स्टेम, लीफ और बड। बड क्या होता है वो भी बताऊंगा। बड मतलब आउटग्रोथ, ठीक है, छोटी सी जो आउटग्रोथ होती है उसको बड बोलते हैं। अगर रूट, स्टेम, लीफ और बड से रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। पोटैटो की बात करें, पोटैटो क्या है, एक प्रकार का स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसको हम ट्यूबर बोलते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे, आपने देखा है ना पोटैटो, पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आईज। एंड ये जो आईज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक प्रकार का बर्ड होता है। अगर उसको सफिशिएंट पानी दिया जाए, मॉइस्चर दिया जाए तो वो बर्ड ग्रो करेगा इस प्रकार से, एंड धीरे धीरे क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। सिंपल बात है। दूसरी बात, ब्रायोफाइलम, पान फुटी जिसको बोलते हैं मराठी में, इट प्रोपगेट्स थ्रू बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। ये ब्रायोफाइलम को आप ध्यान से देखो, इसका जो लीफ का मार्जिन है, मतलब इसकी जो एज होती है, वहां पर बर्ड्स होते हैं, एंड वो बर्ड्स में से नया प्लांट डेवलप होता है। एंड शुगर केन और ग्रास की बात करूं, दे प्रोपगेट वाया द बर्ड्स ऑन द नोड्स। देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको नोड बोलते हैं, और नोड पे क्या होते हैं, यहां पे होते हैं, नोड पे क्या होता है, बर्ड्स होता है। एंड बर्ड्स में से आपको दिख रहा है नया प्लांट डेवलप हो रहा है, नए लीव्स आ रहे हैं, यही बात है। बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ये मुझे किस में दिखता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में दिखता है, बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ये मुझे दिखता है म्यूकर में, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हैं, फंगस बेसिकली, ठीक है। म्यूकर हैज अ फिलामेंटस बॉडी, आपको दिख रहा है इसका बॉडी भी थ्रेड जैसा है, धागे धागे जैसा है, ठीक है, फिलामेंटस बॉडी है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, आपको ये बड़ा बड़ा गोला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगा तो वो फटेगा, स्पोर्स रिलीज होते हैं, एंड ये स्पोर्स जहां जाके बैठेंगे, द स्पोरेंजिया बर्स्ट टू रिलीज स्पोर, द स्पोर्स विल जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। अगर उनको पानी मिला, वार्म कंडीशन मिली, न्यूट्रिशन मिला, तो वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे एंड नया फंगल कॉलोनी डेवलप होता है। इतनी सी बात है। अब देखो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर इन द पीवाईक्यूज। ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, या फिर एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट भी पता है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। रीजनरेशन किस में दिखता है आपको, प्लनेरिया में दिखता है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे बताओ, फ्रैगमेंटेशन सेक्सुअल है, नहीं है, रीजनरेशन है, नहीं है, बडिंग है, नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन, स्पायरोगायरा फ्रैगमेंटेशन दिखाता है तो प्लनेरिया क्या दिखाता है, रीजनरेशन, ठीक है। इतना ही पूछते हैं ये लोग। बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव एज अ न्यू इंडिविजुअल, दिस इज फ्रैगमेंटेशन। राइट द करेक्ट कोरिलेशन, ट्रांसवर्स किसमें है, पैरामीशियम, लॉन्जिट्यूडनल किसमें है, यूग्लेना। इतना ही पूछा गया है। बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जा रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज उसके ऊपर आज तक कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। फ्लावर के ऊपर 3 बार सवाल पूछा गया, तो हम फ्लावर को सबसे इंपॉर्टेंट मान के यहां पे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको करना बहुत जरूरी है। 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। सबसे पहला पार्ट होता है कैलिक्स, जो नीचे आपको लीफ जैसा दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर कोरोला होते हैं जिसमें पेटल्स होते हैं, फिर आता है एंड्रोशियम मेल पार्ट, एंड फिर आता है गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है। सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर कैलिक्स है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कोरोला है, उसके अंदर कौन है, एंड्रोशियम, उसके अंदर कौन है, गाइनोशियम। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनको सेपल बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे ये इंडिविजुअल पार्ट दिख रहा है, ये एक पार्ट, इसको मैं क्या बोलता हूं, सेपल बोलता हूं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन, जब ये कली होता है तब उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर के हैं मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेंगे एंड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं कोरोला की। कोरोला के जो इंडिविजुअल मेंबर है उनको मैं पेटल्स बोलता हूं, मराठी में पाखड़ी बोलते हैं, बराबर है। पेटल्स कैसे हैं, दे आर कलरफुल एंड लार्ज इन साइज, ठीक है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंस भी होता है, तो they attract insect for pollination and they protect the inner part of the flower। inner part मतलब कौन, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो कैलिक्स हैं एंड जो कोरोला है, मतलब जो सेपल्स हैं और जो पेटल्स हैं, दे आर द आउटर एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर।
आउटर एक्सेसरी व्हर्ल क्यों बोला है? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम ये लोग करते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी व्हर्ल्स। सर फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या बोला जाता है? जो एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है उसको हम एसेंशियल व्हर्ल बोलते हैं। एसेंशियल क्यों? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल की जरूरत है, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इनके बिना फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा। सो दे आर कॉल्ड द एसेंशियल व्हर्ल एंड इनको प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स एंड कोरोला करते हैं, दे आर कॉल्ड द एक्सेसरी व्हर्ल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अंदर के पार्ट्स की। तो ये आ गया एंड्रोशियम, मेल व्हर्ल है, बीच में होता है गाइनोशियम, फीमेल व्हर्ल, एंड नीचे जो डंडी आपको दिख रही है जिसको मैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर भी बुलाता हूं, इट इज कॉल्ड पेडिसेल। ठीक है, किसी किसी फ्लावर में नहीं होती पेडिसेल, उसको हम सेसाइल, स्पेलिंग ठीक से लिखता हूं, सेसाइल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें पेडिसेल नहीं होता, एंड जिसमें होता है उसको पेडिसेलेट फ्लावर बोलते हैं, जिसमें पेडिसेल होता है पेडिसेलेट, जिसमें नहीं होता सेसाइल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम के भी जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको हम स्टेमन बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये क्या है? ये एक स्टेमन है। ऐसे बहुत सारे स्टेमन मिलकर एंड्रोशियम बनता है। स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, ऊपर ये जो छोटा कैप्सूल जैसा दिख रहा है इसको मैं बोलता हूं एंथर, एंड उसके नीचे जो ये डंडी है उसको बोलता हूं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमिट्स आर फॉर्म्ड। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमिट बनते हैं। सिंपल बात हो गई। चलिए बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम के भी जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको कार्पेल बोलते हैं। एक कार्पेल हो सकती है, हाँ हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर यूनाइटेड भी हो सकते हैं। सिंपल बात बताई मैंने, एक कार्पेल हो सकती है, यस। क्या एक से ज्यादा हो सकती है? यस। क्या वो सेपरेट हो सकती है? यस। क्या वो यूनाइटेड हो सकती है? यस। ये बात हो गई कार्पेल की। कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का रहेगा स्टिग्मा, टिप ऑफ द स्टाइल, बीच का जो ट्यूब है वो स्टाइल है, अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है, हॉलो होता है, एंड नीचे जो फूगा हुआ पार्ट है इट इज कॉल्ड द ओवरी। ओवरी के अंदर हमें क्या दिखता है? हमें ओव्यूल्स दिखते हैं। ओवरी कंटेन 1 और मेनी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, यहां तक फॉलो कर रहे हो? ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक बाय मियोसिस। मियोसिस से एम्ब्रियो सैक बनता है। अच्छा, ये एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहा है, उसके अंदर कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अंदर कितने सेल होते हैं? 7 सेल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। चलिए कौन से हैं? बीच का जो सेल है उसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई दिखते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2। कैन यू सी 2 न्यूक्लियस? दे आर कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई, दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हैविंग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर नीचे बीच में रहेगा एग सेल। एग सेल के ऑपोजिट एंटीपोडल, ये जो 1 2 3 सेल आपको ऊपर दिख रहे हैं एग के ऑपोजिट, दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल। एंटी मतलब ऑपोजिट, राइट? एंड एग के बाजू में आपको दिखते हैं सिनर्जिड। तो ये हो गया आपका 7 सेल का बात। बीच का जो सेल है उसमें 2 पोलार न्यूक्लियाई दिखते हैं, नीचे एग सेल के बाजू में सिनर्जिड, ऑपोजिट रहेगा एंटीपोडल। चलिए फिर बात करते हैं पॉलिनेशन की। क्या होता है पॉलिनेशन? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंथर के अंदर, ये जो एंथर है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन पूरी तरह डेवलप होने के बाद एंथर फूटता है एंड उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, एंड वो पोलन ग्रेन किस पे जाके गिर सकते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। तो हुआ क्या? द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा किसके ऊपर होता है? कार्पेल के ऊपर होता है। कार्पेल है ना, ये आपका बीच में जो गाइनोशियम है ये क्या है? कार्पेल है ना। कार्पेल के ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा होता है ना। तो पोलन ग्रेन किसके ऊपर जाके गिरते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सिंपल बात बता रहा हूं, पॉलिनेशन किसके वजह से हो सकता है? एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं, मतलब नॉन लिविंग एजेंट, हवा की वजह से। पोलन ग्रेन बहुत हल्के हैं, हवा में उड़ते उड़ते जाके स्टिग्मा के ऊपर गिर सकते हैं, या फिर जो एक्वेटिक प्लांट है, लोटस है, वाटर लिली है, उनके अंदर पानी से ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का। ठीक है, एंड बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक हो गए इंसेक्ट, मधुमक्खी हो गया, जुगनू हो गया, बटरफ्लाई हो गया, एंड और भी दूसरे एनिमल्स हैं, बैट है, बर्ड है, इनके वजह से भी पॉलिनेशन होता है। इतनी सी बात हम यहाँ पे फ्लावर की समझ रहे हैं, एंड इसी के ऊपर हमें पूरी कहानी लिखनी है। अब गिव साइंटिफिक रीजन पूछा गया था, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई? तो वो आपको बताना है कि फ्लावर के अंदर 4 व्हर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम।
एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट होता है, एंड एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, वन पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस टू मेल गैमेट्स, ये हमने पढ़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल, जिसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल बनते हैं, एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है इन ईच ओव्यूल एंड इट कंटेन्स वन egg cell। फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से आगे बेबी बनेगा जो भी है। थस आगे एक पॉइंट एक और ऐड कर देना, थस फ्लावर इज द क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चलिए, स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। अभी यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी है, ये डायग्राम आप बनाओ, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अजीब सा डायग्राम दिया है, आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया आपका कैलिक्स, चाहिए तो ब्रैकेट में आप सेपल्स लिख दो, सेपल्स। फिर ये हो गया कोरोला, कोरोला का स्पेलिंग सही है कि डबल आर आता है, आई थिंक एक ही आर है, चेक करना है, पीछे चल के चेक करते हैं, हाँ एक ही आर है ना, कोरोला। ब्रैकेट में आप क्या हो गया, ब्रैकेट में पेटल्स लिख देंगे, ठीक है। फिर एंड्रोशियम ऐसे लिखेंगे, एंथर नीचे का फिलामेंट, एंड दोनों मिलके क्या बनता है, एंड्रोशियम। आप जरा लेबलिंग अच्छे से करना, मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूं। स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी, और ये तीनों मिलके क्या बनता है, गायनोशियम, ठीक है। मेरे को जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने जैसे तैसे कर दिया है, आप अच्छे से करना। व्हाट इज पॉलिनेशन, ये हो गया पॉलिनेशन का डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो यहां पर एबायोटिक एजेंट हो गए और बायोटिक एजेंट हो गए, ठीक है। चलिए, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम राइट द फंक्शंस ऑफ एनी थ्री पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पहले तो नीट एंड लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है, जो हमने पहले देखा, मेरी तरह लेबलिंग मत करना, आप अच्छे से लेबलिंग करना। एंड राइट फंक्शन ऑफ एनी थ्री पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ फ्लावर, तो कोई भी गाइनोशियम लिख दो, एंड्रोशियम, कैलिक्स, तीन पार्ट आप लिखो, मतलब पेडिसेल छोड़ दो चाहिए तो, लेकिन बाकी तीन पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बात। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहां पर आपको दो टेस्टीज मिलेंगे, सिंगल रहेगा तो मैं क्या लिखता हूं, टेस IS, एंड दोनों की बात करूंगा तो ES, टेस्टीज। बहुत सारे डक्ट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, एंड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तीन ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और कूपर्स ग्लैंड। सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, आगे देखेंगे हम। अच्छा, मुझे बताइए टेस्टिस कहां पर है, दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। ये पाउच आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बैग है इसको स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है। अच्छा, अगर टेस्टिस को कट करके देखा जाए तो उसके अंदर आपको बहुत सारा मैगी नूडल्स इस प्रकार से ट्यूब्स दिखते हैं। कौन सी ट्यूब होती है, क्या होता है, आइए समझते हैं। टेस्टिस के अंदर होते हैं बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपको ये जो पूरा मैगी नूडल इधर दिख रहा है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो आपको नेटवर्क दिख रहा है इतना, ये पूरा, ये हो गया रेटिटेस्टिस। उसके बाद ये जो पतली पतली ट्यूब्स ऊपर जा रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, वास एफरेंस, इसको बोलते हैं वास एफरेंस। एंड उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है, ये जो पूरी ट्यूब है ये वाली, यहां तक नीचे तक, ये क्या है, एपिडिडाइमिस। तो ये चार बातें समझ में आ गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात समझो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके अंदर स्पेशल सेल होते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। ये लोग मियोसिस करते हैं और स्पर्म बनाते हैं। तो स्पर्म कहां बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, द इमेच्योर स्पर्म, अब तक ये लोग मैच्योर नहीं हुए हैं, आगे मैच्योर होंगे। द इमेच्योर स्पर्म पास इनटू रेटिटेस्टिस। मुझे बताओ स्पर्म बने कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से कहां गए, ये जो रेटिटेस्टिस है, ये वाला पार्ट, ये वाले जो ट्यूब्स हैं, वहां पर स्पर्म पहुंचे, वहां से कहां जाएंगे, वहां से वो वास एफरेंस में जाएंगे, वास एफरेंस से होते हुए वो लोग एपिडिडाइमिस में जाएंगे। देखिए, वास एफरेंस से होते हुए कहां जा रहे हैं, एपिडिडाइमिस में जा रहे हैं। एंड एपिडिडाइमिस बहुत लंबी होती है, वहां पर घूमते घूमते स्पर्म मैच्योर होते हैं। उनकी जो टेल होती है, स्पर्म कैसा होता है मुझे बताओ, स्पर्म कुछ इस प्रकार से होता है, उसकी जो टेल है वो एक्टिवेट होती है, मैच्योरेशन होता है स्पर्म का एपिडिडाइमिस के अंदर।
एंड स्टोरेज भी होता है। पूरा दिन तो स्पर्म बाहर नहीं आता है, तो स्टोरेज किधर होगा? एपिडिडाइमिस के अंदर होगा। चलिए, द स्पर्म बिकम्स मैच्योर एंड इट विल बी एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। कहां पे हुआ मैच्योर? एपिडिडाइमिस के अंदर हुआ। एपिडिडाइमिस कितनी लंबी है? 6 मीटर लंबी है। स्पर्म कितना छोटा होता है? 60 माइक्रोमीटर का ही होता है। व्हाट इज माइक्रोमीटर? ऐसे लिखा जाता है म्यू एम। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर। तो एक स्पर्म कितना है? 60 माइक्रोमीटर का है, बहुत छोटा होता है। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए, अब आपको ये जो ट्यूब दिख रही है, ये वाली, इसका नाम क्या है? वास डिफरेंस। अंदर जो ट्यूब्स थी पतली पतली, ये वाली दिख रही है अंदर वाली, ये क्या थी? ये वास एफरेंस थी। और ये जो बाहर है ये वाली, ये क्या है? वास डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? स्पर्म अब कहां जाएंगे? वास डिफरेंस से ऊपर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ऊपर? आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से वास डिफरेंस से होते हुए स्पर्म ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं। एंड अब वो पहुंचे यहां पर, घूमते घूमते यहां पे आए। अब आपको जो हाथ से मैं दिखा रहा हूं, जो छोटी ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इतनी सी होती है, ठीक है, इतनी सी होती है। एंड उसके बाद स्पर्म कहां पहुंचेंगे? ये जो पतली ट्यूब आपको दिख रही है, पीनिस के अंदर से पास हो रही है, ये जो ट्यूब पीनिस के अंदर से पास हो रही है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा और द यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो स्पर्म कहां पास होंगे? यूरेथ्रा से पास होंगे और पीनिस से बाहर आते हैं। कहानी समझ में आ गई? स्पर्म कहां कहां से घूमकर आ रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करता हूं ग्लैंड्स की। तो यहां पर 3 ग्लैंड्स हैं। एक आपको यहां पे ये जो च्युइंगम जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। फिर आपको एक नीचे एप्पल जैसा दिख रहा है, वो क्या है? प्रोस्टेट। एंड उसके नीचे वटाने जैसा है, जो कूपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। बाय द वे, बहुत बच्चे बोलते हैं कि इट इज द कॉमन ग्लैंड बिटवीन मेल एंड फीमेल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड, सिर्फ मेल्स में होता है। मेल और फीमेल में कोई भी ग्लैंड कॉमन नहीं है, याद रखना ये बात। नो ग्लैंड इज कॉमन इन मेल एंड फीमेल। तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें क्या आता है? नो ग्लैंड इज कॉमन इन मेल एंड फीमेल। फीमेल में बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है, वो अलग होता है। मेल्स में कूपर्स ग्लैंड है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ, सेमिनल वेसिकल कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करेगा, तो वो इस तरह से इजैक्यूलेटरी डक्ट में रिलीज हुआ। फिर प्रोस्टेट ने भी कुछ सिक्रीशन बनाया, कूपर्स ने भी कुछ सिक्रीशन बनाया। तो सारी चीजें, सारा सिक्रीशन यहां पे इस तरह से आ रहा है। मुझे बताओ, स्पर्म भी आएंगे, तो ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो लिक्विड है, एंड स्पर्म मिक्स हो जाएंगे। तो जो मिक्सचर बनेगा, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड, उस मिक्सचर को बोलते हैं सीमेन। कहां गया? हाँ, सीमेन। द रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू द पेनिस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। जब सीमेन बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात। स्पर्म हैज टू क्रॉस डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। स्पर्म को बहुत घूमना पड़ा। कहां से आया वो? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। इतना लंबा सफर करना पड़ा। उसमें से 6 मीटर का तो सिर्फ एपिडिडाइमिस था, है ना? 6 मीटर का तो एपिडिडाइमिस था। तो स्पर्म को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है? 6.5 मीटर। स्पर्म का लेंथ कितना होता है? 60 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब 60 माइक्रोमीटर। चलिए, स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्पर्म को एक लंबा सफर तय करना है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाना है, वहां जाके एग को ढूंढना है, उसको फर्टिलाइज करना है, बहुत एनर्जी लगती है। इसके लिए फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है सीमेन के अंदर। ये क्या है? सीमेन। ऐसा दिखता है। ठीक है, सीमेन के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, जो एनर्जी देता है स्पर्म को। अच्छा, स्पर्म का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, तब स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन वो मरते दम तक स्पर्म का प्रोडक्शन चलते रहेगा। ठीक है, चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आपके सामने है। इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म्ड? कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पर्म? 60 माइक्रोमीटर। ठीक। व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डिफरेंस? स्पर्म को ट्रांसफर करता है एपिडिडाइमिस से लेके इजैक्यूलेटरी डक्ट तक। वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा बिफोर इजैक्यूलेशन। ठीक है। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिविजन स्पर्म आर फॉर्म्ड? मियोसिस से बनते हैं। नेम एनी 2 अनपेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अनपेयर्ड मतलब जो सिंगल है। मुझे बताओ, पीनिस एक होता है, सिंगल होता है। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है। यूरिनोजेनिटल डक्ट मतलब यूरेथ्रा, वो भी सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी सिंगल होता है। पेनिस ये भी सिंगल होता है। एंड स्क्रोटम ये भी सिंगल होता है। दे आर द अनपेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी सारा डबल डबल है। 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वास डिफरेंस रहेगा, 2 सेमिनल वेसिकल रहेगा, 2 कूपर्स ग्लैंड रहेगा। बाकी सब कुछ डबल डबल है, ये सारे सिंगल होते हैं, अनपेयर्ड ऑर्गन्स है। ठीक है। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द टेस्टिस में होगा। राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग
टेस्टोस्टेरोन, हाँ स्पर्म तो बनता ही है, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है, द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन एंड प्रोड्यूसिंग स्पर्म। स्पर्म तो बनता ही है, साथ में टेस्टोस्टेरोन भी बनता है टेस्टिस से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज 60 माइक्रोमीटर। आगे चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, इसको मैं एफआरएस बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एमआरएस बोलते हैं, फीमेल को एफआरएस बोलते हैं। यहां पर जो सारे ऑर्गन्स हैं दे आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। एमआरएस में, मेल में पेनिस बाहर है, स्क्रोटम बाहर है, यहां पर सब कुछ अंदर होता है एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। फिर ऑर्गन्स की अगर बात करें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले बात करेंगे, नीचे आपको जो ये ट्यूब दिख रही है, ये क्या है, वजाइना। ये जो पूरी ट्यूब है, ये इस पूरे ट्यूब को क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। एंड यहां पर ये जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड वजाइनल ओपनिंग। बाकी जो पूरा ट्यूब होता है उसको वजाइना बोलते हैं। उसके ऊपर आपको एक और छोटी यहां पे ओपनिंग दिख रही है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। देखो, वजाइना से स्पर्म एंटर होंगे और फिर सर्विक्स के थ्रू आगे जाते हैं। सर्विक्स किसकी ओपनिंग होती है, यूट्रस की। ये जो पूरा आपको बैग दिख रहा है, ये पूरा बैग जो है वो यूट्रस है। यूट्रस में बेबी डेवलप होगा, बच्चा डेवलप होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे आपको ओवरी दिखाई दे रही है, कितनी ओवरीज होती हैं, 2। ये भी ओवरी है, कितनी ओवरी है, 2 ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या डेवलप होता है, एग डेवलप होता है, फीमेल गैमीट डेवलप होता है। एंड उसके ऊपर इस प्रकार से 2 ट्यूब हैं, वो क्या है, ओविडक्ट। ये भी ओविडक्ट है, बराबर है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया जैसे मेल में कूपर्स ग्लैंड था, वैसे फीमेल में भी ग्लैंड होता है, अलग होता है, उसका नाम क्या है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। कहां पर होता है आपको बताता हूं। ये वजाइनल ओपनिंग है, उसके अंदर यहां पर साइड में, ठीक है, थोड़ा साइड में, थोड़ा सा यहां पे बना रहा हूं, साइड में होता है, उनको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। पोजीशन चाहिए तो एक बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए, वजाइना के साइड में रहेगा बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। चलिए, सारे पार्ट आपको समझ में आ गए। अब फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज फनल लाइक। अच्छा, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो फ्री एंड है वो फनल के जैसा है, एंड उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको फिम्ब्रिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये। ये जो फिंगर्स दिख रही हैं आपको, काटा काटा ऐसा, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये बोलते हैं। अच्छा, अब एग विल एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। यहां पे एक ओपनिंग है ना, ये एग उस ओपनिंग के थ्रू एंटर करेगा ओविडक्ट के अंदर। एंड ये जो फिम्ब्रिये होते हैं वो क्या करते हैं, एग को कैच करने का काम करते हैं। ये ओवरी है, ओवरी में से एग निकला, तो फिम्ब्रिये क्या करते हैं, एग को कैच कर लेते हैं एंड ओपनिंग के थ्रू वो ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। अच्छा, ईच मंथ 1 egg is released in the abdominal cavity alternately from each ovary। मतलब हर महीने एक ही एग बनता है अल्टरनेटली। जनवरी में लेफ्ट से बन रहा है तो फरवरी में राइट से आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अल्टरनेटली चलता है, ठीक है। ये जनवरी का एग आया तो यहां से आएगा फरवरी का एग, अल्टरनेटली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको छोटा छोटा बाल जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट, दिस सीलिया पुश द oocyte टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। oocyte मतलब एग, ठीक है, oocyte मतलब एग, उसको यूट्रस की तरफ पुश करने का काम कौन करेगा, सीलिया। और ये सीलिया कहां प्रेजेंट है, ये सीलिया कहां प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट के अंदर, ऐसे ऐसे झूलते रहती है, क्या करेगी, एग को पुश करेगी यूट्रस के तरफ। चलिए, कहानी समझ में आ रही है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑलरेडी उसके ओवरी में 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocyte आर प्रेजेंट इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल फीटस। फीटस मतलब बेबी, ठीक है। डिलीवर होने के पहले जो बच्चा होता है उसको फीटस बोला जाता है, ठीक है, जो डेवलप हो रहा है अंदर उसको फीटस बोला जाता है। तो फीटस की जो ओवरीज है उनके अंदर ऑलरेडी 2 to 4 मिलियन इमेच्योर एग्स बने हुए होते हैं। ये मैच्योर कब होंगे, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, ये कैसे पता चलता है, पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेनार्च। 8 to 13 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकता है, पीरियड्स आने स्टार्ट हुए मतलब मेनार्च हो गया। एंड एवरी मंथ 1 egg विल मैच्योर एंड इट विल रिलीज इन द ओविडक्ट। इमेच्योर oocytes तो प्रेजेंट हैं 2 to 4 मिलियन, लेकिन फिर हर महीने एक एग मैच्योर होकर रिलीज होगा ओविडक्ट में फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ
maturity. One oocyte will mature and it will be released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. ठीक है, तो menopause कब आता है? Approximately at the age of 45 to 50 years के बीच में हो सकता है. Menopause क्या होता है? Stoppage of the रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, पीरियड्स आने स्टॉप हो जाते हैं, एग का मैच्योरेशन स्टॉप हो जाता है, इसके बाद वो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होते हैं फ्रॉम मेनार्च से लेके मेनोपॉज तक. हर महीने एक आएगा. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. बाकी जितने भी एग्स थे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, चलिए, तो इसके ऊपर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं. ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपके टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशनल 3D डायग्राम दिया हुआ है. आप ये वाला बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वजाइना, इसको लेबल कर दो अच्छे से, बस वजाइना हो गया, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस. ज्यादा कुछ नहीं है. सर्विक्स बतानी है तो बता दो, ये सर्विक्स है. ओके, नाउ विच टाइप ऑफ हार्मोन आर सीक्रेटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? एस्ट्रोजन बनता है एंड प्रोजेस्टेरॉन बनता है. प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं. व्हेन डज मेनोपॉज पीरियड स्टॉप, मतलब मेनोपॉज क्या है, कब होता है? मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देगी एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स. द हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं. ठीक है, दे आइदर स्टॉप और बिकम इरेगुलर. जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स या तो प्रोड्यूस होना बंद हो रहे हैं या तो इरेगुलर हो रहे हैं, एंड इनके वजह से क्या होता है? मेनोपॉज होता है. ठीक है, और भी 2 हार्मोन है ना, FSH, LH, उनका भी सिक्रीशन कम हो जाता है. चलो, फिर क्या सवाल पूछा है? हाउ मेनी ओवरीज आर देयर इन द फीमेल फीटस एट द टाइम ऑफ बर्थ. 2 ओवरीज होती है, लेकिन आई थिंक सवाल गलत है. सवाल एक्चुअली क्या होना चाहिए? हाउ मेनी इमेच्योर oocyte आर प्रेजेंट. तो कितने oocyte होते हैं? 2 to 4 मिलियन. अच्छा, मैं दोनों ओवरी का मिला के 2 to 4 मिलियन बोल रहा हूं. एक ओवरी में 4 मिलियन, दूसरे में 4 मिलियन, ऐसा नहीं है. दोनों का मिला के 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocyte आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. अब यहां पे हार्मोन है, हार्मोन है, हार्मोन है, और ये क्या है? ये प्रोटीन है जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो आपकी स्किन को कलर देता है. तो ऑड मैन आउट कौन है? मेलानिन. चलिए, राइट द कोरिलेशन. ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है, टेस्टिस क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस बेस्ड ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाउ मेनी इमेच्योर oocyte आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ? 2 to 4 मिलियन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन मतलब, ये थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे बताना चाहूंगा. फॉलिकल नाम की चीज आपने सुनी है? एग होता है और एग के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल बोलते हैं. तो ये फॉलिकल फूटेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड जो एग है वो रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर. दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ठीक है, तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिख देना, द फॉलिकल बर्स्ट्स, फॉलिकल bursts under the influence of luteinizing hormone, oocyte is released. This is called as ovulation. What is menopause? जो हमने अभी देखा, the stoppage of functioning of female reproductive system around the age of 45 to 50 years. This is because जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उनका जो सिक्रीशन है या तो वो स्टॉप हो गया या तो इरेगुलर हो गया, एंड दिस इज व्हाट कॉजेज मेनोपॉज. ड्रॉ अ साइंटिफिकली करेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बनाइए, उसके ओवरी और यूट्रस को लेबल कीजिए. कहानी समझ में आई है? चलो, ये क्या है? ठीक है, हाँ, ये ओव्यूलेशन है. ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का आंसर यहां पे है, ये बी आना चाहिए ना यहाँ पे, बी. बर्स्टिंग ऑफ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू रिलीज oocyte, इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम बनाओ, लेबल करो, एंड राइट द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ओवरी एंड यूट्रस. क्या करते हैं? ओविडक्ट क्या करता है? इट इज द फैलोपियन ट्यूब. इट इज द प्लेस थ्रू विच एग ट्रैवल फ्रॉम ओवरी, मीट स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ठीक है, एग जो है ओवरी से निकलता है, ओविडक्ट से ट्रैवल करता है, ओविडक्ट में ही स्पर्म आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे जाइगोट बनता है. फिर ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमिट एंड द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन भी बनता है ओवरी से. ठीक है, शुरू में ओवरी से बनता है, बाद में प्लेसेंटा से बनता है. प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहा हूं. ठीक है,
जाने दो, नॉट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत हो जाओ। यूट्रस इज द प्लेस वेयर द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, बच्चा डेवलप होता है। द यूट्रस अकोमोडेट्स द ग्रोइंग फीटस टिल इट कंप्लीट्स ग्रोथ, ठीक है, बच्चे को जगह देगा बड़ा होने के लिए, उसकी परवरिश करेगा बच्चे की, दैट्स इट। चलिए फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेक्स ऑफ द बेबी, मेल होगा बच्चा फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और कैसे डिसाइड होता है। अब जो मेल हैं, पापा स्पर्म बनाते हैं, और स्पर्म भी दो प्रकार के होते हैं, 22+X एंड 22+Y। आपको पता है स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 होते हैं ऑटोसोम्स एंड एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो दो प्रकार के स्पर्म बन सकते हैं, 22+X वाले एंड 22+Y वाले। मम्मी जो एग बनाती है, एग में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हर एग में 22 ऑटोसोम्स रहेंगे एंड एक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा फीमेल के अंदर, मम्मी जो एग बनाती है उसमें। चलो, तो अगर 22+X वाला स्पर्म एंड 22+X वाला एग साथ में मिल जाए तो 44+XX हो जाएगा, मतलब लड़की बनेगी। एंड अगर 22+Y वाला स्पर्म 22+X वाले एग के साथ फ्यूज करे तो 44+XY हो जाएगा, तो बॉय बनेगा। तो जेंडर ऑफ द बेबी किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये वाला स्पर्म आता है तो गर्ल, ये वाला स्पर्म आता है तो बॉय बनेगा। तो पापा जो स्पर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का जेंडर क्या रहेगा। इन दिस वे द चांस फॉर अ चाइल्ड, मेल और फीमेल, व्हाट आर द चांसेस, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, 50-50 चांस होता है, 50% चांस होता है। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, सेक्स मतलब जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फादर। पापा से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो मेल के अंदर, मेल बच्चे के अंदर क्या होगा? 44+XY बराबर है। नाउ जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर, ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबाउट स्टेटमेंट। तो आपको डायग्राम बनाना है कि मेल है, फीमेल है, फिर 22+X 22+Y, ठीक है, एंड फीमेल क्या बनाएगी? 22+X। तो ये और ये आ गया तो गर्ल, डिसलेक्सिया हो गया मेरे को, और ये आ गया तो बॉय, ठीक है, इस प्रकार से। प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई भी एक स्लोगन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म। तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि म्यूकर क्या होता है, फिलामेंटस बॉडी होती है, स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाएंगे तो फूटेंगे, स्पोर्स आर रिलीज, इफ दे फाइंड वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस वहां पे वो ग्रो करेंगे। तो पूरी कहानी आपको लिखनी है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर। कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखूंगा मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिख दूंगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे चलें, बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पूरा टॉपिक तो यहां पे कवर नहीं कर सकते, लंबा टॉपिक है, डिटेल में देखना है तो वन शॉट में आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जितना आ सकता है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस होती है, हाँ। इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड आपके जो ब्रेन में होता है वो 2 हार्मोन बनाता है, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये 2 हो गए। एंड ओवरी में से 2 हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 हार्मोन मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है, ये साइकिल 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। अब इसमें क्या होने वाला है, आपको 2 मेजर इवेंट हैं वो बता देता हूं। ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर का जो लेयर होता है, ये जो पूरा आपको यहां पे लेयर दिख रहा है, ये वाला, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम का लेयर हर महीने टूटता है, फिर से बनता है, टूटता है, फिर से बनता है, टूटता है, फिर से बनता है। ये कार्यक्रम रिपीट होते रहेगा। तो 28 से 30 दिन का जो साइकिल है उसमें पहले 5 दिन में ये एंडोमेट्रियम टूटेगा और ब्लीडिंग होगी। एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा तो ब्लड के साथ साथ इसका जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, वो सब कुछ वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसी को हम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। पहले 5 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम टूट रहा है, उसके बाद वो फिर से रीजनरेट होता है, ठीक है। दूसरी बात, 28 से 30 दिन के साइकिल में 14वें दिन पे, 14th या फिर 15th डे पे एग जो है वो मैच्योर हो जाता है और रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। 14वें या 15वें दिन पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। चलो
मेजरली आपको कहानी तो समझ में आ गई कि 28 से 30 दिन का साइकिल है। पहले 5 दिन में एंडोमेट्रियम टूटेगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड के साथ सब कुछ बाहर आ जाएगा, टिश्यूज, म्यूकस, एवरीथिंग। 14वें 15वें दिन पे एग मैच्योर होकर रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। बस यही बात है, इतनी सी बात है। चलो अब इसके ऊपर क्या सवाल पूछे गए हैं वो समझ लो। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपको दिख रहा है, पहला 5 दिन, ये टाइमलाइन है ना 28 दिन का, 1 से लेके 28। तो पहले 5 दिन में क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन 1 to 5। ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन अकर? ओव्यूलेशन कब हो रहा है? ओव्यूलेशन पीरियड 14-15। तो ऑन 14th और 15th डे, 14वें या 15वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो चेंज? किस किस ऑर्गन में चेंज आता है? एक तो यूट्रस में चेंज आएगा, यूट्रस का एंडोमेट्रियम टूटेगा, फिर से बनेगा, फिर टूटेगा, फिर से बनेगा, तो एक यूट्रस में चेंज आ रहा है। और दूसरा ओवरी के अंदर, एग जब मैच्योर होता है तो ओवरी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, फॉलिकल बनता है। तो कहां कहां चेंज दिखेगा? एक तो ओवरी में दिखेगा और दूसरा यूट्रस में दिखेगा, ठीक है। ऑन विच पीरियड इज सेड टू बी द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम? अरे 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 कहां है? अब मुझे बताओ, पहले 5 दिन में तोड़ा, एंडोमेट्रियम को तोड़ा, तो उसके बाद 5वें दिन से लेके 14वें दिन पे क्या कर रहे हैं? पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीरियड ऑफ रीजनरेशन कहां से कहां? 5 से लेके 14। एंड विच पीरियड इज सेड टू बी द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम रेडी हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए, अगर एम्ब्रियो बनाए तो इम्प्लांट हो जाए। तो पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम कहां है? पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम 15 से लेके 28, ठीक है, 15 से लेके 28। इतनी सी कहानी है, इतनी आप समझ सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडेंटिफाई करना है, डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, कोई लंबा आंसर नहीं आएगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट? 28 to 30 डेज में रिपीट होता है। राइट द नेम ऑफ द हॉर्मोन्स, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन समझ में आ गए। नाउ बहुत सारे कपल्स हैं जो बच्चे नहीं पैदा कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो वो कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो IVF, दूसरा सरोगेसी एंड तीसरा स्पर्म बैंक। इन 3 सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कपल जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे। आइए, तो IVF में क्या होता है आपको फटाफट डायग्राम के हिसाब से बता देता हूं। यहां पर एक नीडल आपको दिख रही है, सक्शन नीडल, उसको वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया है एंड वो जो नीडल है ओवरी के अंदर जाएगी। इस प्रकार से आपको दिख रहा है, सक्शन नीडल ओवरी के अंदर जा रही है, एग जो है उस साइड उनको एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर वो जो एग हैं उनको पेट्री डिश में लिया जाता है, उसके ऊपर स्पर्म को रिलीज किया जाता है। स्पर्म कहां से आता है? हस्बैंड से आता है। एग किसका है? वाइफ का है, ठीक, हस्बैंड वाइफ का एग आ गया, हस्बैंड का स्पर्म आ गया, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड बाद में थोड़े समय बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा, उस एम्ब्रियो को फिर से इस प्रकार से यूट्रस के अंदर इंप्लांट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। यही प्रोसेस होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है या तो फिर पेट्री डिश में भी हो सकता है। एम्ब्रियो इज इंप्लांटेड इन द यूट्रस। किसके लिए काम आएगा? यूज फॉर चाइल्डलेस कपल्स विद इश्यूज लाइक लो स्पर्म काउंट या फिर ब्लॉक्ड ओविडक्ट। किसी फीमेल का ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है, स्पर्म अंदर जा नहीं पाता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो वहां पे IVF किया जा सकता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज IVF। बहुत सिंपल टेक्निक है ना। सरोगेसी में भी सेम प्रोसेस है। ये पापा है, ये मम्मी है, स्पर्म कौन देगा? पापा देंगे। एग कौन देगा? मम्मी देगी। IVF किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को इंप्लांट किसी और औरत के अंदर करना है, उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। मतलब समझ लो, जो हमारी ओरिजिनल मम्मी है, कौन है ओरिजिनल मम्मी? ये ओरिजिनल मम्मी, उनके यूट्रस में इंप्लांट नहीं हो पा रहा है, इंप्लांटेशन में गड़बड़ है, तो हम किसी और औरत के अंदर इंप्लांट करेंगे, वो औरत सरोगेट मदर है, वो बच्चा डेवलप करके वापस कपल को दे देगी। सरोगेसी हेल्प्स वुमेन विद इंप्लांटेशन इशू। oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल मदर, जो वाइफ है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द टेस्ट ट्यूब यूजिंग हस्बैंड का स्पर्म, हाँ ठीक है, किसी और का स्पर्म नहीं लेना है।
एम्ब्रियो जो बनेगा उसको इम्प्लांट किया जाएगा इन अ सरोगेट मदर्स यूट्रस। द सरोगेट विल कैरी द बेबी टू टर्म। टर्म मतलब पूरा प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को वापस कपल को दे देगी। ये हो गया सरोगेसी। फिर बात करेंगे स्पर्म बैंक के। बहुत सारे मेल्स होते हैं, मर्द होते हैं जो उनका स्पर्म बराबर नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म बन ही नहीं रहा, एबनॉर्मल स्पर्म है, तो वैसे टाइम पे वो लोग स्पर्म बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्म बैंक विल हेल्प मेन विद स्पर्म प्रोडक्शन इशू। तो ये किसी और का स्पर्म है ना, स्पर्म बैंक का स्पर्म किसी और का है। किसका स्पर्म होगा? डोनर का होगा। वहां कौन जाता है? स्पर्म डोनर अपना स्पर्म देते हैं, स्पर्म डोनर। सिमिलर टू अ ब्लड बैंक, सीमेन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फ्रॉम स्पर्म डोनर। डोनर्स अंडरगो फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप करेंगे, फिर उनका स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। स्टोर कैसे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। ठीक है। आईवीएफ इज परफॉर्म्ड यूजिंग द स्पर्म फ्रॉम द बैंक। बाकी सेम प्रोसेस, आईवीएफ किया जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसको इंप्लांट किया जाएगा। द एम्ब्रियो विल बी इंप्लांटेड इन द वुमेन्स यूट्रस। डोनर आइडेंटिटी, किसका स्पर्म है ये पता नहीं चलेगा। इट इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय लॉ। सिंपल। आइए ट्विंस की बात करते हैं। दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? ये एक जाइगोट बना तो वो जाइगोट क्या है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू पार्ट्स एंड दो बच्चे बनेंगे। दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। एक ही जाइगोट से दो बच्चे बने हैं स्प्लिट होके, तो दोनों का जीन्स सेम रहेगा, दोनों का जेंडर भी सेम रहेगा, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे एंड दोनों सेम दिखेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। एक और बात बताता हूं। मान लो आज जाइगोट बना, आज पहला दिन है, आज जाइगोट बना एंड 8th डे, 8वें दिन आज जाइगोट बना, 8वें दिन के पहले, आज से लेके 8वें दिन के पहले अगर स्प्लिट हुआ तो ठीक है। 8वें दिन के बाद अगर स्प्लिट हो रहा है तो ये जो जाइगोट है ये पूरी तरह स्प्लिट नहीं हो पाता, चिपका हुआ रह जाता है। जो जो बच्चे डेवलप होंगे वो भी चिपके हुए, उनका बॉडी पार्ट्स ज्वाइंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन ज्वाइंट ट्विंस, या फिर उनको हम सियामीज ट्विंस भी बोलते हैं। सियामीज ट्विंस, उनका कोई ना कोई बॉडी का पार्ट ज्वाइंट रहता है। शोल्डर ज्वाइंट हो सकता है, हिप ज्वाइंट हो सकता है, हेड ज्वाइंट हो सकता है, एक ही बॉडी है उसके ऊपर दो हेड आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। पहले दिन पे जाइगोट बना, 8वें दिन के पहले अगर स्प्लिट हुआ तो ठीक है, 8वें दिन के बाद अगर स्प्लिट हो रहा है तो फिर बॉडी पार्ट्स ज्वाइंट होने का चांसेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट ट्विंस। ठीक है। चलो, तो ये हो गए आइडेंटिकल ट्विंस। एंड डाइजाइगोटिक में क्या होता है? दो ओवरी होती हैं, दोनों ओवरी में से अगर एग रिलीज हुआ तो वो फर्टिलाइज होंगे। मुझे बताओ, ये एग नंबर 1 है और ये एग नंबर 2 है, दो अलग स्पर्म उनको फर्टिलाइज करेंगे। ये जाइगोट नंबर 1 है और ये जाइगोट नंबर 2 है, दो अलग जाइगोट हैं तो दो अलग बच्चे बनेंगे, उनका जीन्स अलग रहेगा। दोनों मेल हो सकते हैं या फिर एक मेल एक फीमेल हो सकता है, या फिर दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, यहां पे कुछ भी हो सकता है। एंड दोनों सेम नहीं दिखेंगे, अलग दिखेंगे। 2 oocytes are released and fertilized by 2 sperm, दो अलग egg. 2 separate zygote are formed. 2 separate zygote and embryo are formed. Both embryos implant in the uterus. Dizygotic twin develop and are born. They are genetically different and may have same or different gender. अलग दिखेंगे, सेम जेंडर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इनको हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक, तो दैट्स एवरीथिंग। एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड आईवीएफ। ये कहानी आप एक्सप्लेन कीजिए, आईवीएफ में क्या किया जाता है, 2 मार्क के लिए। सरोगेसी, आईवीएफ, स्पर्म बैंक, इन तीनों का जो जो पैराग्राफ दिया पूरा लर्न करके जाओ, पूछ सकते हैं। प्रणव प्रीति आर ट्विंस। प्रणव प्रीति जेंडर अलग है तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। बहुत बढ़ चुका है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, खाना पानी रोटी कपड़ा मकान हर चीज के लिए तकलीफ है, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, यही पूरा आंसर है। डिस्पाइट वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट अ कपल कुड नॉट हैव चाइल्ड। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो आप उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे? आईवीएफ कर लो, सरोगेसी कर लो, स्पर्म बैंक यूज कर लो। तो ये तीनों पैराग्राफ आपको लर्न करने हैं। ठीक है। विच प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है। It is important to maintain good reproductive health to be safe from various infections and sexually transmitted diseases. It is essential to maintain cleanliness of the genital. साफ रखिए
क्लीन हाइजीन मेंटेन कीजिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होती है तो जेनिटल हाइजीन शुड बी मेंटेन। जेनिटल मतलब जो वल्वा है, वजाइना है, उसको अच्छे से क्लीन वगैरह रखना जरूरी है। वन शुड अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब विदाउट कॉन्डम्स। सीक हेल्प फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटेड विदाउट एनी, अगर कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ हुई है तो आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आती है, यू कैन गो एंड टॉक। स्टडी द रेलेवेंट एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। पढ़िए, खुद को एजुकेट कीजिए, बातों को समझिए, सुपरस्टिशंस में और कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें, खुद सोचें, पढ़ें, समझें, एजुकेट योरसेल्फ। ठीक। इन अवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। In our country, there seems to be lack of awareness due to social customs, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, शर्म, शाइनेस, पढ़ाई ना होना, अनएजुकेशन, मतलब जो भी है इलिटरेसी। तो इसके वजह से लोगों को ज़्यादा बातें पता नहीं होती हैं। ठीक है, कहीं सुनी बातों के ऊपर विश्वास हो जाता है। पेनफुल, अच्छा, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक, ये तो आप लिखोगे जो मैंने अभी पहले बताया। विच प्रिकॉशंस विल यू टेक टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सी वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी देखा। विच व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, देखो ये बहुत पहले पूछा गया था, 2019 में 20 में ये सवाल पूछा गया था। अभी 2022, 23, 24 का अगर पेपर देखूं मैं तो ये वाले क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड गोनोरिया ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर फोकस वो लोग फ्लावर पे कर रहे हैं या कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पूछ रहे हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये ट्रेंड रहा है, फिर भी हम ये करके जाएंगे गोनोरिया का जो सिम्टम है, और साथ ही साथ सिफिलिस का भी सिम्टम्स आप अगर करके जाओ तो थोड़ा सेफ रहोगे आप, पूछा जा सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, सुसु करते वक्त जलन होगी, पेन होगा, पस निकलेगा पेनिस से या फिर वजाइना से। इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो यूरेथ्रा है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, एनस में भी हो सकता है, थ्रोट में, आईज में, सब जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया एंड दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।